वेलकम बैक टू नैनश्री क्लासेस एंड दिस इज़ नैनश्री। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी में पढ़ने वाले हैं मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स को, और दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी। दोनों ही टॉपिक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, नोट्स बनाइएगा और रिवीजन करिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मूल अधिकार की। जब कभी भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं भारतीय संविधान में, तो हमें वहाँ पर ये देखना पड़ता है कि हमारा दिया गया टॉपिक किस भाग में वर्णित है, कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो अगर हम बात करें मूल अधिकारों की, किसकी? मूल अधिकारों की, तो मूल अधिकारों का जो वर्णन है, इनका वर्णन भाग 3 में किया गया। किस में? भाग 3 में। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। 22 भागों में आपका भाग 3 में क्या वर्णित किया गया है? भाग 3 में आपका वर्णित किया गया है मौलिक अधिकार या आपके जो मूल अधिकार हैं इनको। और अनुच्छेद कौन से हैं? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। कौन से? अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक, ये आपसे एग्जाम में पहले तरीके का क्वेश्चन बनता है कि किस भाग में आपके मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, कौन से अनुच्छेदों में आपका मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग। इनमें से तीसरे भाग में, भाग 3 में आपका क्या है? भाग 3 में आप कहेंगे कि मौलिक अधिकार है। भाग 2 में आपकी नागरिकता है। क्या है? नागरिकता। और भाग 1 में आपके संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक, ये मैं धीरे धीरे आपको सिखाती जाऊंगी, आप सीख जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो फिर से इसको रिपीट करिएगा कि भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता है और भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार हैं। आगे भाग 3 के आगे की चीज़ें हम पढ़ेंगे तो आपको समझाऊंगी मैं। अभी आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो आपने देखा कि भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया, अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक, अब बात ये आती है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को आपका सम्मिलित करने की आकांक्षा कब प्रकट की गई और किस में प्रकट की गई? तो 1928 में सबसे पहले आपके जो मौलिक अधिकार हैं इनको भारतीय संविधान में सम्मिलित करने की इच्छा प्रकट की गई थी नेहरू रिपोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा? नेहरू रिपोर्ट के द्वारा। ठीक, ये आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपके मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा किस में प्रकट की गई और कब की गई। ठीक, अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि आपको कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो हमें मौलिक अधिकार जो दिए गए थे मूल रूप से अगर हम देखें तो मूल संविधान जो हमारा था, मूल संविधान में हमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। किसमें? मूल संविधान में। ये तो हमारा मूल संविधान हो गया, ठीक, जिसमें हमें 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन अब वर्तमान में अगर हम देखें कि वर्तमान में हमें कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो वर्तमान में हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक, 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यानी कि एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया है। समझ में आ रहा होगा इतना? पहले कितने थे मूल संविधान में? मूल संविधान में हमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, वर्तमान में हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, यानी कि एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। वो एक मौलिक अधिकार कौन सा था उसको भी जान लीजिए। जिसको हटाया गया था वो था आपका संपत्ति का अधिकार। क्या था? संपत्ति का अधिकार। इसका लोगों ने गलत फायदा उठाना शुरू किया, तो इस संपत्ति के अधिकार को अब मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसको 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर आपका विधिक अधिकार में रख दिया गया। किसमें? विधिक अधिकारों में इसको रख दिया गया, अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत। फिर से सुनिए इसकी स्टोरी। मैंने आपसे ये कहा है कि आपको जो मूल संविधान है, आपका संशोधन के पहले की बात की जा रही है, मूल संविधान में आपको कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7। लेकिन वर्तमान में हमारे पास मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, यानी कि एक मौलिक अधिकार जो था इसको हटाया गया। जिसको हटाया गया, जो मौलिक अधिकार हटाया गया था वो था संपत्ति का अधिकार। पहले संपत्ति का अधिकार आपका जो है फंडामेंटल राइट था। क्या था? फंडामेंटल राइट था। तो याद रखिएगा कि संपत्ति का अधिकार पहले हमारा एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन इसका गलत यूज़ हुआ तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन, ये याद रखना है कौन से संविधान संशोधन? 44वें संविधान संशोधन। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो है आपके मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और इसको फिर किस में रखा गया? इसको विधिक अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया। किस में? विधिक अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया। अब ये आपका एक विधिक अधिकार है। पूछा जाता है आपसे कि आपका संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट है या फिर आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है या फिर मूल कर्तव्य में या फिर विधिक अधिकार में, तो ये आपका एक विधिक अधिकार है। क्या है? आपका एक विधिक अधिकार है।
इसको अनुच्छेद 300 का में रखा गया। किसको? आपके संपत्ति के अधिकार को 300 का में रखा गया है, अनुच्छेद 300 का। ये पूछा जाता है, 300 का आपको याद रखना है यहाँ पर। ठीक, तो ये स्टोरी हो गई आपका जो एक अधिकार हटाया गया था। अब हम ये जानेंगे कि हमारे जो हमें 6 मौलिक अधिकार अभी प्रदान किए गए हैं वर्तमान में जो हैं वो कौन से हैं। तो आपको एक पिक्चर क्लियर होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो कौन से हैं। ठीक, तो पहला है हमारा समानता का अधिकार। कौन सा? समानता का अधिकार। सब चीज़ें आगे लिखी हुई हैं, अभी बस आपको समझना है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक आपका वर्णित किए गए हैं। अगर हम बात करें दूसरा, तो दूसरा है हमें स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, स्वतंत्रता के अधिकार जो है हमारे, इनका वर्णन अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 में इनका वर्णन किया गया है। तीसरा कौन सा है? तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक, अगला जो हमें फंडामेंटल राइट दिया गया है वो है हमारा चौथा जो हमें दिया गया है वो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, पांचवा जो आपको दिया गया है फंडामेंटल राइट वो दिया गया है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। क्या दिया गया है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, अब लास्ट जो आपको फंडामेंटल राइट दिया गया है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम इसको देखते हैं कि समानता का अधिकार हमारे कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि समानता का अधिकार आपके कौन से अनुच्छेदों में वर्णित है। तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हमारा जो वर्णन किया गया है वो क्या किया गया है? समानता के अधिकारों का। ठीक, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। अगर हम देखें शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसे हम कहते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो ये हमारा अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। किसमें? 23 और 24 में, लिख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, ये हमारा कब से कब तक वर्णित है? तो ये आपका अनुच्छेद 24 हो गया, तो 25 से हमारा 28 तक। सीक्वेंस याद रखना है, इसमें सीक्वेंस में गड़बड़ नहीं करना है, तभी आप याद कर पाएंगे। ये 14 से 18, फिर 19 से 22, 22 23, 25 से 28। अगर हम बात करें संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार यानी कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये हमारे अनुच्छेद 29 से 30 तक वर्णित हैं। अगर हम बात करें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये आपके आर्टिकल 32 में वर्णित है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये हुआ। ठीक, ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। कम से कम आप इतना ही याद रख लीजिएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, तो ये हुए 7वां मौलिक अधिकार अब आपका नहीं है, जो कि हटा दिया गया है। अभी मैंने बताया संपत्ति का अधिकार, आपके 44वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें आपके संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसको एक विधिक अधिकार की श्रेणी में अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है। तो अब आपका संपत्ति का अधिकार एक आपका मौलिक अधिकार नहीं है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा अधिकार अब आपका मौलिक अधिकार नहीं है, पता होना चाहिए अब आपको। ठीक, और आपके जो ये मूल अधिकार हैं, ये आपके जो मौलिक अधिकार हैं, इनकी तुलना अमेरिका के अधिकार विल से की जाती है। किससे? अधिकार विल से की जाती है। अधिकार विल किसके? अमेरिका के। तो पूछा जाता है आपसे कि भारत के मौलिक अधिकारों की तुलना किससे की जाती है? तो अमेरिका के आपके अधिकार विल से की जाती है। ठीक, आपके ये जो मौलिक अधिकार होते हैं ये आपके बाद योग्य होते हैं या न्याय योग्य होते हैं। न्याय योग्य कहें या बाद योग्य कहें, क्या होता है ये न्याय योग्य? आज तक तो यही पढ़ते आ रहे थे, बाद योग्य होते हैं, बाद योग्य होते हैं। आज आपको समझ में आ जाएगा पिक्चर इसकी कि इसका मतलब क्या होता है, न्याय योग्य या बाद योग्य। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं, ठीक, फंडामेंटल राइट यानी कि जो आपको दिए गए समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार,
अगर आपके साथ भेदभाव होता है यानी कि समानता का वहाँ पर आपका जो है हनन होता है, तो वहाँ पर क्या हुआ, आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ। अगर आपकी स्वतंत्रता का वायलेशन हुआ यानी कि आपसे आपकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है, या फिर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर आपके साथ शोषण हो रहा है, तो क्या हुआ, आपका फंडामेंटल राइट यहाँ पर हनन हुआ ना, क्योंकि आपके साथ शोषण किया जा रहा है आपके वर्क प्लेस पर। विमेंस हैं उनके साथ जो शोषण होता है वर्क प्लेस में, तो वो क्या है, यहाँ पर हमें फंडामेंटल राइट दिया गया है कि शोषण के विरुद्ध हमें अधिकार जो है दिया गया है भैया, कि हम शोषण के विरुद्ध लड़ सकते हैं, हम न्यायालय में इसको चैलेंज कर सकते हैं, हम FIR दर्ज कर सकते हैं कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ तो हम इसको न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं। ये होता है वाद योग्य का मतलब, हम इसके लिए जो है कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, ठीक, कि भैया हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है और हमें न्यायालय की समक्ष जाना है। ठीक है, तो जब कभी भी बात आती है कि आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षण का दायित्व किसको दिया गया है, तो मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व किसके पास है, न्यायालय के पास है। आपकी ज्यूडिशरी जो होती है वो आपके फंडामेंटल राइट के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा होगा तो न्यायपालिका किसी को छोड़ती नहीं है, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट हो। अगर कोई गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी लाती है जिसमें किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट होते हैं, तो न्यायालय जो है आपकी स्टेट गवर्नमेंट, चाहे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इनको जो है बता सकती है, इनको बोल सकती है कि इस तरीके से करने पर हमारे जो नागरिक हैं इनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है और ये पॉलिसी उचित नहीं है। इस तरीके से होता है सारा कार्य, ठीक। तो आपकी ज्यूडिशरी अगर नहीं होगी, न्यायपालिका नहीं होगी, तो आप सोच सकते हैं कि आपकी कितने फंडामेंटल राइट आए दिन वायलेट किए जाएंगे। लेकिन ज्यूडिशरी आज न्यायालय की वजह से हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं सुरक्षित हैं, कि कोई भी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो हमारी, कोई भी गवर्नमेंट हमारी जो फंडामेंटल राइट हैं इनको वायलेट नहीं कर सकती, कभी भी हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकती, हमारी स्वतंत्रता को छीन नहीं सकती, हमारा शोषण नहीं कर सकती और हमें शिक्षा से वंचित नहीं कर सकती, क्योंकि 21 का में हमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है। कोई भी हमारे शिक्षा को जो है हमसे छीन नहीं सकता, ये हमें अधिकार दिया गया हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षण का दायित्व किसके पास है, सरकार के पास है, संसद के पास है, न्यायालय के पास है, या फिर आपकी फैमिली के पास है, किसके पास है, तो न्यायालय के पास है। किसके? न्यायालय के पास है आपके मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व, ठीक। अब हम एक एक करके सारे के सारे अनुच्छेदों को जानेंगे। समानता का अधिकार सबसे पहले जानते हैं। तो समानता का अधिकार जो है आपका, आप कहेंगे कि समानता के अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णित है। ये सारे अनुच्छेद मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन रिवीजन मैं करवाऊंगी ताकि आपको याद बने रहे। अगर हम बात करें अनुच्छेद 14 की, किसकी? अनुच्छेद 14 की। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता का अधिकार, कि आपकी जो विधि है वो आपके सबके लिए समान है। तो ये क्या है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। चाहे आपका कोई विदेशी नागरिक हो, चाहे आप हो, सबको विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 15 की, तो अनुच्छेद 15 में ये कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर आपसे जो है कभी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप किसी भी धर्म के हों, आप किसी भी मूल वंश के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी लिंग के हों, जन्मस्थान के हों, या इन सभी चीज़ों के बेसिस पर आपसे विभेद नहीं किया जाएगा, ठीक। तो ये हुआ अनुच्छेद आपका 15। अगर हम बात करें अनुच्छेद 16 की, अनुच्छेद जो 16 है, अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अवसर की समानता याद रखिएगा कि अनुच्छेद 16 जो है इसमें हमें अवसर की समानता दी गई है। अवसर की समानता का मतलब क्या है? अनुच्छेद 16 कहता है कि राज्य के अधीन किसी पद या नियोजन या नियुक्ति में संबंधित जो विषय हैं इनमें सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, ठीक। यानी कि इसको सिंपल भाषा में समझिए, कोई भी नियुक्ति है, नियुक्ति से संबंधित जो आपका विषय है उसमें सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी। ये नहीं है कि आप अगर इस सेक्शन से हैं तो आपको इस चीज़ में, इस नियुक्ति के लिए आपको अलग से जो है वहाँ पर अलग कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। सभी को अवसर की समानता है। कोई भी आपका सेक्शन हो, सब लोग उस चीज़ के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। ये होता है आपका अनुच्छेद 16। अगर हम बात करें अनुच्छेद 17 की, अनुच्छेद 17 मैं आपको समझा चुकी हूँ। अनुच्छेद 17 आपसे कहता है अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत। आपको मैंने बताया था कि पहले ये ज़माना था
कि पहले छुआछूत होता था कि जो अपर कास्ट के लोग होते थे वो अगर निम्न कास्ट के लोगों के साथ बैठ नहीं सकते थे। अगर निम्न कास्ट के लोगों ने कुछ भी छू लिया तो अपर कास्ट के लोग इसको क्या मानते थे, इसको अपशगुन मानते थे। तो ये था कि अब अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। अगर हम देखें अस्पृश्यता के अंत को तो भारतीय संसद द्वारा एक सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जो है आपका बनाया गया। क्या? सिविल अधिकार संरक्षण सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कौन सा? 1955। इसके अंतर्गत भारतीय समाज में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। तो याद रखिए कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो कि 1955 का है, इसके द्वारा भारतीय संविधान में आपके जो अस्पृश्यता हैं इनका अंत किया गया, इनको अपराध माना गया। तो याद रखना है आपको कि भारतीय संसद द्वारा एक सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम लाया गया। इसके अंतर्गत भारतीय समाज में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 18 की। किसकी? अनुच्छेद 18। तो मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 18 में है आपका उपाधियों का अंत। पहले तरह तरह की उपाधियाँ दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपकी ये उपाधियाँ जो है इनका अंत कर दिया गया। ठीक, तो आपको याद रखना है। ये हुई आपके समानता के अधिकार। आगे हम देखने वाले हैं स्वतंत्रता के अधिकार को। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक किया गया है। ठीक, अनुच्छेद 19 जो है इसके अंतर्गत आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है और इसमें आपको कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी जाती हैं। कौन कौन सी दी जाती हैं मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। आपका 19(1) का अगर याद कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। ठीक, यहाँ पर लेकिन जानना जरूरी है कि अनुच्छेद 19 में आपको कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई। हो सकता है एग्जाम में यही पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 19 में आपको कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो अनुच्छेद 19 में आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी जाती हैं। ठीक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित 6 प्रकार की आपको यहाँ पर स्वतंत्रताएं दी जाती हैं। कौन कौन सी? एक है आपका अनुच्छेद 19(1) का। अनुच्छेद 19(1) का क्या कहता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। जो मैं अभी यहाँ पर कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, जिस वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म पर बोल रही हूँ। आप अगर समाज में कोई भी आवाज़ उठाते हैं तो क्या है? आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिस वजह से आप जो है आवाज़ उठा रहे हैं। तो अनुच्छेद 19 का में आपको क्या दिया गया है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था सोशल मीडिया का कि आप सोशल मीडिया पर बैठकर किसी को भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। क्यों क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं? क्योंकि लोग इसी का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। वो कहते हैं हमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, हम किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, हम पीएम सर को भी कुछ भी बोल सकते हैं, हम राष्ट्रपति जी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि हमें ये स्वतंत्रता दी गई है और हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना है, आपको सही फ़ायदा उठाना है। ठीक, अगर हम बात करें 19(1) खा की बात करने से पहले 19(1) का में एक चीज़ और याद रखना है आपको। इसमें समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी निहित है। किसकी? समाचार पत्रों की स्वतंत्रता। पूछा जाता है आपसे कि समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का वर्णन किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 19(1) का में किया गया है। अनुच्छेद 19(1) का में क्या है? शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। आप कहीं पर भी शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं, कहीं पर भी एक अपना जो है बैठक बुला सकते हैं, लेकिन ये आपका शांतिपूर्वक होना चाहिए और निरायुध होना चाहिए। ठीक है, निरायुध का मतलब है जिसमें आपको हथियार ये सब नहीं रखना है। ठीक है, निरायुध सम्मेलन आप कर सकते हैं। ठीक, ये है आपका अनुच्छेद 19(1) खा। अगर हम बात करें 19(1) गा, तो अनुच्छेद 19(1) गा में क्या कहा गया है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। क्या? संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो आप अपना संघ बना सकते हैं, अपनी मेजॉरिटी बना सकते हैं, इसमें आपको स्वतंत्रता दी गई है आपको। ठीक, अगर हम बात करें अनुच्छेद 19(1) घा की, ठीक, 6 दिए गए ना, तो एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। ठीक, इस तरीके से 6 दिए गए हैं आपको। 19(1) घा क्या कहता है? इसमें कहता है आपसे कि राज्य क्षेत्र में
आप अपने राज्य में, आपका राज्य का जो क्षेत्र है उस राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप घूम सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी कोने में आप जा सकते हैं, सर्वत्र आबाद कर सकते हैं। ये होता है आपका कि आप जो है सर्वत्र आबाद कर सकते हैं पूरे अपने राज्य क्षेत्र में। ठीक, अगर हम बात करें अनुच्छेद 4 के बाद 5 हो गया यहाँ पर अनुच्छेद 19(1)(ठ। ये क्या कहता है? ये आपसे कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं आज प्रयागराज में और यूपी में हूँ तो मैं कहीं किसी भी राज्य क्षेत्र में, चाहे मैं जम्मू कश्मीर में रहना चाहूँ, चाहे मैं हरियाणा में रहना चाहूँ, चाहे मैं पूर्वोत्तर राज्य में रहना चाहूँ, मैं वहाँ पर बस सकती हूँ, निवास कर सकती हूँ। ये स्वतंत्रता हमें दी गई है, आपकी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई है। ठीक, तो ये याद रखना है आपको, लिख लीजिएगा कि आपको भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। ठीक, छठवा आपका कौन सा है? तो छठवा याद रखिएगा अनुच्छेद 19(1)(छ। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि आप अपना कोई सा भी व्यापार कर सकते हैं, कोई सा भी कारोबार कर सकते हैं, लेकिन आपको जितनी भी स्वतंत्रताएं दी गई हैं फंडामेंटल राइट में, वो आपकी स्वयं की हैं। आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं कि दूसरे के फंडामेंटल राइट जो हैं आपके वायलेट हों। इस तरीके से आपको कार्य नहीं करना है। आप कोई भी व्यापार खोलें, कारोबार खोलें, लेकिन इससे दूसरे का जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट नहीं होना चाहिए। मान के चलिए कि आपने एक अपना व्यापार खोला और उसमें जो है बहुत ज़्यादा धुआं होता है, तो उस वजह से वहाँ का जो एयर का क्वालिटी है वो आपका डाइल्यूट हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा कि लोगों को प्रॉब्लम होगी हेल्थ रिलेटेड। जबकि हमारे संविधान में हमें अनुच्छेद दिया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो हम अनुच्छेद 21 जो है इसका हनन कर रहे हैं। दूसरे व्यक्तियों का, जितने भी वहाँ पर पर्सन रह रहे हैं आसपास, उनको फ्रेश एयर नहीं मिल रही है, तो क्या हो रहा है, उनको अनुच्छेद 21 जो है, जो वर्णन किया गया है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इससे हनन हो रहा है। ठीक, तो आपको ऐसा भी कार्य नहीं करना है कि आप अपने मन से कहीं भी निवास कर रहे हैं, दूसरे का ज़मीन छीन के कर रहे हैं, तो ये कोई बात नहीं होती है। आप जहाँ पर भी अपना कारोबार बसा रहे हैं वहाँ से दूसरे का, आपका जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो हर एक आपकी स्वतंत्रता के पीछे वहाँ पर बताया भी गया है कि आपको ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, तो अनुच्छेद 1(छ) में क्या कहा गया है कि कोई वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हुआ आपका स्वतंत्रता का अधिकार 19 वाला। ठीक, अब हम देखेंगे अनुच्छेद 20 को। ठीक, सो हेडिंग आपको यहाँ पर अनुच्छेद 20, यहाँ पर आपको आगे सब मिलेगा। अभी मैं बस समझा रही हूँ कि ये क्या है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है, पॉलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। आप इनको लिख के कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। जो PDF मांगते हैं मुझे समझ ही नहीं आता वो PDF का करते क्या है। मेरे मन में बहुत बार आता है ये चीज़ कि PDF का करते क्या हो आप लोग। नोट्स आपको यहाँ बनाना है, PDF रख के क्या करोगे, फ़ोन में रखा ही रहेगा। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि का अधिकार, यानी कि हमें यहाँ पर संरक्षण दिया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में हमें संरक्षण अनुच्छेद 20 में दिया गया है। अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 21 में आप लोगों को दिया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से अधिकार। क्या दिया गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पर अनुच्छेद 21 में दिया गया है, यानी कि आप अपने प्राणों की जो है रक्षा कर सकते हैं, अपनी दैहिक स्वतंत्रता जो है बनाए रख सकते हैं। इसमें आपको कोई भी व्यक्ति आपकी फंडामेंटल राइट को, आपकी जो दैहिक स्वतंत्रता है, आपकी जो प्राण है, इसमें हनन नहीं कर सकता है। कोई भी आपको जीने से नहीं रोक सकता है। ठीक, अनुच्छेद 21 का वेरी इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 21 का क्या कहता है? अनुच्छेद 21 का कहता है शिक्षा का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार आपसे कई बार पूछा जाता है, तो शिक्षा का अधिकार आपके अनुच्छेद 21 का में आपको दिया गया है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 23 की, 22 आपको नहीं याद रखना है, अनुच्छेद 23 आपका इम्पोर्टेंट है। तो अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 23 में आपको बता चुकी हूँ। अनुच्छेद 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार और बालक श्रम का प्रतिषेध, यानी कि जो मानव का दुर्व्यापार होता है, दुर्व्यापार आपने देखा होगा कि भारत से कहीं और किसी अन्य देश में लोगों को भेज दिया जाता है, तो ये दुर्व्यापार होता है। सस्ते दाम में बेच दिया जाता है और वहाँ से ज़्यादा पैसे ले लिए जाते हैं।
तो यहाँ पर मानव का जो दुर्व्यापार होता है और जो बाल श्रम जो आपका होता है, बालत श्रम जो होता है, इस बालत श्रम को जो है यहाँ पर रोका गया है। ठीक, तो बालत श्रम का प्रतिषेध किया गया है आपके अनुच्छेद 23 में। ठीक है, अगर हम अनुच्छेद 24 की बात करें, अनुच्छेद 24, तो अनुच्छेद 24 में क्या है? अनुच्छेद 24 आपसे कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के, जो 14 ईयर से कम आयु के बच्चे हैं, 14 ईयर से कम आयु के बालकों की कारखानों, खनन इत्यादि जो परिसंकटमय क्षेत्र हैं, इन सब में निषिद्धि है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो बालक आपके 14 वर्ष से कम के हैं, इनको जो आपके संकटग्रस्त क्षेत्र होते हैं, जो खनन वगैरह होते हैं, खदानों में इनसे खुदाई करवाई जाती है, कारखाने में इनको लगा दिया जाता है, तो 14 वर्ष से कम बच्चों को आप वहाँ पर नहीं रख सकते हैं, ऐसा अनुच्छेद आपका 24 कहता है। अनुच्छेद 23 और 24 क्या हैं? ये अनुच्छेद 23 और 24 आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। कौन से हैं? ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। मैं आपको बता चुकी हूँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक, ये हैं आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहाँ तक हो गया। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 25 की। तो अनुच्छेद 25 जो है, इसमें आपको यहाँ पर दिया गया है, अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आपको अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने, जैसे आप किसी भी धर्म के हैं तो आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ठीक, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आप किसी भी धर्म के हों, आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। और जो सिख लोग हैं वो कृपाण धारण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिख लोग कृपाण धारण कर सकते हैं। ठीक है, इनको कोई भी रोक नहीं सकता। तो ये हमें फंडामेंटल राइट दिया गया है कि हम अपने जो है धर्म का प्रचार कर सकते हैं और सिख लोग कृपाण धारण कर सकते हैं। अगर हम बात करें अनुच्छेद 26 की, किसकी? अनुच्छेद 26 की। ध्यान से सुनिएगा, ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है। जैसे ही शोषण के विरुद्ध अधिकार खत्म हो जाते हैं तो कौन से शुरू होते हैं? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। कौन से हैं ये? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 26 में हमसे क्या कहता है? अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इसमें ये कहा गया है कि आप अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं, ये आपसे अनुच्छेद 26 कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 26 के बाद आपको अनुच्छेद 29 याद रखना है। अनुच्छेद 29 आपसे कहता है कि आपके अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण का अधिकार। जो अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं वो अपने हितों का संरक्षण कर सकते हैं। ऐसा अनुच्छेद किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 29 में कहा गया है। ठीक, अनुच्छेद 29 क्या कहता है? जो अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग आपको पता होगा, तो अल्पसंख्यक वर्ग जो होते हैं इनके हितों के संरक्षण के बारे में अनुच्छेद 29 कहता है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 30 की, किसकी? अनुच्छेद 30 की, तो अनुच्छेद 30 ये कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं वो अपनी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, अपना अलग से एक शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं और उसका प्रशासन कर सकते हैं। इनको किसी और से मतलब नहीं है। यहाँ पर ये अपने अल्पसंख्यक वर्ग जो होते हैं वो अपना खुद का एक शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। ठीक, तो ये हुआ आपका अनुच्छेद 30। अब हम जानेंगे अनुच्छेद 32, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 32 को आपको ध्यान से समझना है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? अनुच्छेद 32 कहता है कि उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय, किसकी? उच्चतम न्यायालय की बात की जा रही है। उच्चतम न्यायालय यानी कि आपका सुप्रीम कोर्ट, एससी। ठीक है, और अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आपके उच्च न्यायालय, अंतर्गत उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, इन दोनों को शक्तियाँ दी गई हैं। कौन सी शक्तियाँ दी गई हैं वो आप अभी जानेंगे। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा? मैंने कहा है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को आपकी शक्ति प्रदान की गई है। कौन सी शक्ति प्रदान की गई है? कि सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय कई प्रकार के जो विशेष आदेश हैं उन्हें जारी कर सकती है, जिन्हें हम रिट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिट कहते हैं। यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत आपका उच्चतम न्यायालय रिट जारी करता है। एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करता है, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है, रिट जारी करता है। ठीक, रिट को हम लोग क्या कहते हैं? प्रादेश कहते हैं। अब जो रिट है आपकी, वो आपको याद रखना है। 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। ठीक, पहला होता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक, दूसरा होता है आपका परमादेश। क्या होता है? परमादेश। तीसरा आपका होता है निषेध। क्या होता है? निषेध। चौथा आपका रिट होता है
अधिकार प्रच्छा, क्या होता है? अधिकार प्रच्छा। और पांचवा आपका जो रिट जारी किया जाता है वो होता है उत्प्रेषण। क्या होता है? उत्प्रेषण। तो ये आपकी रिटें जो हैं जारी की जाती हैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा, जो आपने देख ली हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार जो हैं इनको कब आपका स्थगित कर दिया जाता है। ऐसी भी सिचुएशन आती हैं कि जब खुद हमारे देश के द्वारा हमारे मौलिक अधिकार जो हैं इनका निलंबन किया जाता है। ठीक, वैसे कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन आपकी सिचुएशन ऐसी आती हैं, वो होती हैं आपातकाल की घोषणाएं। जब आपातकाल की घोषणा होती हैं, 3 तरीके के आपातकाल आपके देश में लगाए जाते हैं, आगे आप पढ़ेंगे। तो जब आपातकाल की घोषणा होती है तब आपके कुछ जो आपके फंडामेंटल राइट हैं वो आपके यहाँ पर आपके निलंबित कर दिए जाते हैं, जो एग्जाम में कई बार आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि अनुच्छेद 20 एवं 21, अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकार, तो अन्य जितने भी मूल अधिकार हैं आपके मूल अधिकार, जिनका वर्णन आपके संविधान में 12 से लेकर 35 तक किया गया है, इसमें 20 और 21 को आप हटा दीजिए। किसको? 20 और 21 को आपने हटा दिया, तो बाकी के बचे हुए जितने भी आपको यहाँ पर मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अन्य मौलिक अधिकारों को मैं दोबारा समझा दूंगी, नहीं समझ आएगा, बस आपको समझना है। अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति जी को दी गई है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत दी गई है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, शक्ति अनुच्छेद 359 के तहत दी गई है। प्राप्त है कर सकते हैं, यहाँ दी गई है। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। मैंने आपसे कहा है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, तो जितने भी आपके 20 और 21 के अलावा जितने भी अनुच्छेद हैं आपके 12 से 35 तक आपके मूल अधिकार हैं, मूल अधिकारों की बात की जा रही है, नहीं तो आप अनुच्छेद 1 को समझ लो, 2 को समझ लो। मैं यहाँ पर अनुच्छेद 12 से 35 की बात कर रही हूँ। इस 12 से 35 अनुच्छेद में आप 20 अनुच्छेद को और अनुच्छेद 21 को हटा दीजिए। इसके अलावा बचे हुए आपके जितने भी अनुच्छेद हैं जिनमें आपको मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, इन अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति जी को दी गई है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 359 के अंतर्गत इनको ऐसा करने की शक्ति दी गई है। यहाँ से एक पॉइंट आपका निकल कर आया है कि आप कभी भी अनुच्छेद 20 को और 21 को कभी भी निलंबित नहीं कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए सिचुएशन, चाहे आपातकाल की हो, चाहे कुछ भी हो जाए, देश में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन कभी भी आपका अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी आपका जो है यहाँ पर निलंबित नहीं होगा। ठीक, अनुच्छेद 20 में आपसे कहा गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, और अनुच्छेद 21 आपसे कहा गया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये दोनों अनुच्छेद जो आपके हैं, दोनों ही फंडामेंटल राइट जो आपके हैं, इनको कभी भी आपका नहीं निलंबित किया जा सकता है। तो यही एग्जाम में पूछा जाता है कि आपके कौन से फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जिनको कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 20 और 21 में वर्णित अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट और निकल के आता है जो याद रखना है कि भारतीय संविधान के 44वें संशोधन के पश्चात, किसके पश्चात? 44वें संशोधन के पश्चात भारतीय संविधान, सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको, बस मैं समझा रही हूँ। ठीक है, भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, पश्चात अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार, जो आपके मूल अधिकार हैं, मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, ऐसा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया है। तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि आप कभी भी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकते हैं, चाहे जो हो जाए, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। हमारे ये 2 मौलिक अधिकार जो हैं ये हमारे कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। ठीक, अब आपको यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना है जो कि आपका लास्ट पॉइंट है, उसके बाद में आपको लिखा हुआ है जो वो आपको समझाऊंगी। संविधान के अनुच्छेद 352, कौन सी? संविधान के अनुच्छेद 352
352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किए जाने पर अनुच्छेद 352 के तहत क्या होता है, आपातकाल की घोषणा की जाती है। किसकी? आपातकाल की घोषणा कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, तो आपातकाल की घोषणा होने पर जैसे ही आपका आपातकाल घोषित होगा तो अनुच्छेद 358 के अंतर्गत, अनुच्छेद 359 नहीं है यहाँ पर, अनुच्छेद 358 के अंतर्गत, 358 के अंतर्गत आपका जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 में जितने भी आपको मौलिक अधिकार, जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए थे, आपको मैंने बताया है ना कि अनुच्छेद 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, हमें शांतिपूर्वक न्याय सम्मेलन की स्वतंत्रता दी गई है, संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, हम कहीं पर भी आबाद रूप से संचरण कर सकते हैं, कहीं पर भी हम निवास कर सकते हैं, कोई सा भी हम व्यापार कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 19 में हमें स्वतंत्रताएं दी गई थी। अनुच्छेद 1 का अभी पढ़ाया है ना आपको, तो उन्हीं सब की बात की जा रही है कि इन सभी को अनुच्छेद 19 में वर्णित हमारे जो मौलिक अधिकार हैं ये हमारे स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्वतः ही निलंबित। स्वतः का मतलब है अपने आप, स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से समझाती हूँ एक बार। निलंबित हो जाते हैं, समझिएगा आप लोग। ठीक है, आपको समझना ये है कि जब कभी भी हमारे अनुच्छेद 352 के तहत हमारे राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 358 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित जो हमारे मौलिक अधिकार हैं ये हमारे स्वतः ही हमारे निलंबित हो जाते हैं। यानी कि जब कभी भी हमारा राष्ट्रपति जी आपातकाल की घोषणा करते हैं, किसकी? आपातकाल की घोषणा करते हैं। आपातकाल की घोषणा आपके अनुच्छेद 352 के तहत करने पर, किसके तहत? अनुच्छेद 352 के तहत करने पर हमारे अनुच्छेद 358 के तहत, 358 के तहत हमारे अनुच्छेद 19 में जितने भी हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो सभी हमारे निलंबित हो जाएंगे अपने आप ही। इसके लिए कुछ करना नहीं होगा। आई होप आप समझ गए होंगे इतना जो मैंने समझाया है। अभी मूव करते हैं, जो आपका लिखा गया है मैं उसको एक बार आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले है नेहरू रिपोर्ट 1928 के द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा आपकी प्रकट की गई। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है जो निम्नलिखित है: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और आगे आपको क्या दिया गया है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, तो समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है मैंने आपको लिखवाया है, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अदरवाइज मैं ही लिख देती हूँ। समानता का अधिकार हमें राइट टू इक्वलिटी हमें दिया गया है, अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक दिया गया है। ठीक है, किससे? अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक। अगर हम बात करें स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम हमें आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक दिया गया है। अगर हम बात करें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन तो आर्टिकल हमें 23 और 24 में दिया गया है। अगर हम बात करें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें हमें 25 से लेके 28 तक हमें इसमें वर्णन किया गया है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो हमें दिए गए हैं 29 से हमारी 30 में दिए गए हैं। और अगर हम बात करें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ तो अनुच्छेद हमें 32 में दिया गया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये हुए आपके अनुच्छेद, आपको याद रखना है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को राज्य के कृत्यों नहीं होता है, ये कृत्य होता है, कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि राज्य के जो कृत्य हैं उन कृत्यों के विरुद्ध हमें एक गारंटी दी जाती है। यानी कि अगर हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं ये वायलेट होंगे तो यहाँ पर चाहे राज्य हमारे वायलेट करे या फिर कोई भी पर्सन वायलेट करे तो हम यहाँ पर जो है न्यायालय के समक्ष जा सकते हैं। ठीक, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका आपातकालीन स्थिति में। आपातकालीन स्थिति में अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 के प्रावधानों के अंतर्गत मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अभी मैंने समझाया कि 358 के अंतर्गत हमारा जब आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति जी के द्वारा 352 के तहत तो हमारा अनुच्छेद 19 में वर्णित जो मौलिक अधिकार है वो स्वतः ही हमारा निलंबित हो जाता है। और 359 के अंतर्गत हमारे अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं हो सकते हैं, चाहे जो भी हो जाए। ठीक, मौलिक अधिकार हमारे बाध्य योग होते हैं, संविधान में इनको रखा गया है, मैं आपको समझा चुकी हूँ। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं जबकि मूल अधिकार जो हमें दिए गए थे मूल संविधान में अधिकार वो हमारे 7 थे। मैं आपको समझा चुकी हूँ कि एक कौन सा था जो हटाया गया है। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना अमेरिका के अधिकार बिल से की जाती है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका के पास है।
भारतीय संविधान में समानता के अधिकारों को अनुच्छेद 14 से 18 तक कुल 5 अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 और 19 से 22 तक आपको स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसको आप देख लीजिएगा। मैं आपको ये सभी चीज़ें समझा चुकी हूँ अच्छे से, थोड़ा थोड़ा आपको याद होगा। अब अनुच्छेद 19 में जो है हमें यहाँ पर कहा गया है कि इसके अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी। वो मैं आपको बता चुकी हूँ सभी की सभी। 19(1) का जो आपको बताया था, 19(1) का इस तरीके से बताया था, उन्हीं की बात की जा रही है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 का। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण का प्रावधान। अनुच्छेद 23 आपको बताया है मैंने कि मानव के दुर्व्यवहार और आपके जो है दुर्व्यापार होता है, ठीक, तो दुर्व्यापार कर लेना और बाल श्रम का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 में 14 से कम आयु के बालकों को कारखानों, खनन इत्यादि संकट में क्षेत्रों में नियोजन का निषेध यहाँ पर किया गया है। भारतीय संसद द्वारा निर्मित सिविल अधिकार संरक्षण 1955 के अंतर्गत भारतीय समाज में अस्पृश्यता यानी कि जो छुआछूत होती है, इसको आपका अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है? इसके अंतर्गत हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है कि हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं और सिख लोग जो कृपाण धारण करते हैं वो धारण कर सकते हैं, ठीक। अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, हम धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं। जैसे धार्मिक कार्यों का प्रबंध क्या हुआ? कहीं पर भी हम कथा अपनी आयोजित कर सकते हैं, ये होते हैं धार्मिक कार्य, ठीक। आगे है अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। नेक्स्ट है अनुच्छेद 30। इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का में विधिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान की जाती है। किसकी? रिटों की शक्ति। 5 रिटें थी, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है आपका संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किए जाने पर अनुच्छेद 358 के अंतर्गत जो वर्णित आपके इसके तहत अनुच्छेद 19 में जो वर्णित मूल अधिकार हैं, जो आपके फंडामेंटल राइट हैं, इनको स्वतः ही निलंबित कर दिया जाता है और अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों के निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को 359 में दी गई है, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है कि भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के पश्चात 20 और 21 के मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये सभी महत्वपूर्ण चीज़ें हुई मूल अधिकारों के बारे में। अब आपका DPSP जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको मैं नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगी क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाता है और आप लोग फिर कवर नहीं कर पाते हो। तो हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट डे में एंड आशा करती हूँ कि आपको ये फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर समझ आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, ये बेस है हमारे फंडामेंटल राइट, अनुच्छेद और DPSP, मूल कर्तव्य, ये तो हमारा बेस ही होते हैं। भाग कितने हैं संविधान में, ये सभी चीज़ें आपको जाननी चाहिए अनुसूचियों के बारे में। सो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट रहती है एज यूजुअल कि आप बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए। थैंक यू सो मच।